जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स वी स्टार्ट आवर लेक्चर। माइक्स ऑफ करें। अब आवाज़ जो है वो रिपीट आ रही है आप लोगों की। आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होना था नेहरू रिपोर्ट पे। मोंटेगो चैम्सफोर्ड के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब 1990 में पेश की गई थी तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें एक रिफॉर्म जो थी, एक शिक जो थी वो ये रखी गई थी कि 10 साल के बाद एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी जिसको अपनी रिपोर्ट्स जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे पेश करने आया। जो आइन बनाया गया था, जो मोंटेगो चैम्सफोर्ड में रिफॉर्म्स पेश की गई हैं, उन्होंने ठीक से काम किया भी है कि नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि इसको 2 साल पहले से ही इसको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। इसको 2 साल पहले ही मतलब कि कमीशन बनाना पड़ा, साइमन कमीशन के नाम से, जिसने अपनी सिफारिशात पेश की करनी थी आगे। 1929 का इसका ड्यूरेशन था, लेकिन इसको 1928 में पेश किया गया। क्यों पेश किया गया? हिंदुस्तान में मजीद जिम्मेदार हुकूमत जो थी किस हद तक कायम की जाएगी। भी बेटा जल्दी जल्दी से आ जाए। अगरचे कमीशन 1929 में तश्कील दिया जाना था, लेकिन हिंदुस्तान में बढ़ती हुई सियासी बेचैनी के पेश नज़र हुकूमत ने मुकर्ररा वक़्त से 2 साल कबल ही 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की ज़ेरे क़यादत एक कमीशन की तकर्री का ऐलान किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट जो थी वो आगे भेजनी थी। वो मैं आपको साइमन कमीशन में भी बता गई थी कि तब मुस्लिम लीग जो थी वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी, जिना लीग और शफी लीग। जिना लीग जो थी वो जिना लीग जो थी वो साइमन कमीशन की हमायत में बात कर रही थी, लेकिन आयशा बेटा म्यूजिक चल रहा है आपका। लेकिन शफी लीग जो थी वो इसके अगेंस्ट थी। इस कमीशन का ऐलान करने के बाद वजीर हिंद जो थे लॉर्ड बिरकन हेड, उन्होंने हिंदुस्तानियों को एक जॉइंट आइन जो था उसको बनाने को चैलेंज दिया, और हिंदुस्तान की तमाम जमातों ने इस चैलेंज को कबूल किया। और किस तरह से किया अब हम देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ नेहरू रिपोर्ट के। इसका बैकग्राउंड क्या था? साइमन कमीशन के जाने के बाद ही वजीर हिंद ने हिंदुस्तान की आवाम से कहा कि हम ठीक लाया अमल करने से नाकारा हैं। मतलब कि हम ठीक तरह से कोई भी काम जो है वो नहीं कर सकते, हम नाकारा हैं। आवाज आ रही है सबको क्लियर? जी मैम आ रही है लड़के। यस मैम आ रही है। इसका मतलब है आप लोग जो है माइक साइड पे करके हेडफोन जो है अपने रख देते हैं ऑनलाइन आने के बाद। नहीं मैम देखिए मैम आ रही है। 2 घंटे के मैम आ बाद रही जो है। आप लोग रिप्लाई दे रहे हैं। नहीं मैम नहीं, वो मैम आपको माइक पता है खोलने में टाइम लगता है, बस बाकी तो माइक बोलने में टाइम लगता है? खोलने में फिर कोई टाइम लगता है। सदियों दूर जाके उठाना पड़ता है। मैम आ रही है आवाज। स्कूल से आ जाएंगे तब नहीं टाइम लगता उनको। भाई ये कौन है? इसने इमोजी बनाया हुआ था, 2 इमोजी बनाए थे मैंने, उसको रिमूव कर दिया है। रियल नेम से आए मैम एक बार रिमूव हो जाए तो दोबारा ऐड नहीं हो सकते। हो जाते हैं। नहीं अपनी मैम आईडी दोबारा बनाए रियल नेम से, क्यों नहीं होते? तब कोशिश ये की गई थी कि ऐसा आइन, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए जिससे सब कॉन्टिनेंट की जितनी भी आवाम है सारी की सारी काबिल कबूल करे। मतलब कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसको सारी की सारी आवाम जो है वो कबूल कर ले। लेकिन वजीर हिंद जो थे उनको इस बात का
गुस्सा था कि साइमन कमीशन के साथ बुरा सलूक किया गया। साइमन कमीशन जब आया तो पार्लियामेंट में कहा गया कि वजीर हिंद में इस कदर इख्तलाफात पाए जाते हैं कि इस इख्तलाफ को ख़त्म करने के लिए ये कहा गया कि कोई ऐसा दस्तूर मीन के आइन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो इससे खुश हो जाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसने इस चैलेंज को फटाफट से कबूल किया और 1928 को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस दिल्ली में बुलाई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो बुलाई थी इसमें बरसगीर में तमाम किस्म के जितनी भी मुस्लिम्स और हिंदुओं की पॉलिटिकल पार्टीज थी वो सारी की सारी इसमें शामिल थी। जिनमें जिन पार्टियों ने इस चैलेंज को कबूल किया था वो कौन कौन सी पार्टीज थी। जब इनको ऑल पार्टीज कन्वेंशन को बुलाया गया, कॉन्फ्रेंस दिल्ली में मुनक्कद की गई, तो इसमें मुस्लिम लीग थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, हिंदू महासभा, लिबरल फेडरेशन, सेंट्रल सिख लीग, होम रूल लीग और नेशनलिस्ट पार्टी जो थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। कौन कौन सी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो दिल्ली में बुलाई गई उसमें कौन कौन सी पार्टीज शामिल थी? उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, लिबरल फेडरेशन, होम रूल लीग, नेशनलिस्ट पार्टी और सेंट्रल सिख पार्टी जो थी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। 1928 जो था उसमें ये भी तय पाया था कि अब ऐसा आइन तैयार किया जाए जिसमें पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो थी उसका क्याम अमल में लाया जा सके। ऐसा आइन पाया जाए जो कि 2 मंथ के अंदर ऑल पार्टीज का इजलास मुनक्कद हो। कोई फैसला ना हुआ और हिंदुओं ने मुसलमानों की मुखालफत की कि जब उन्होंने कहा था कि ऑल पार्टीज का इजलास जो है मुनक्कद हो, लेकिन ऐसा कोई भी फैसला ना किया गया और हिंदुओं ने मुसलमानों के अगेंस्ट जो थे वो खड़े हुए और मुसलमान जो थे उन्होंने हिंदुओं की नफरत जो थी उसको देख लिया और मुसलमानों के दिलों में हिंदुओं के अगेंस्ट नफरत पैदा हो गई थी, नफरत की एक लहर दौड़ गई। फिर क्या हुआ कि मौलाना शौकत अली और डॉक्टर के अंसारी थे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और मुश्तरका इजलास जो था उन्होंने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और मुश्तरका एलानिया के तहत एक ऐसी कमेटी तैयार की जिसके तहत एक ऐसा आइन बनाना था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे पेश किया जाता और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसको एक्सेप्ट कर लेती। और गांधी ने एक ऐसी तजवीज़ पेश की जिसकी तारीफ में मुसलमानों की तरफ से मौलाना शौकत अली जो थे उन्होंने कहा और इसके अलावा शुएब कुरैशी जो थे वो भी इस कमेटी के अरकान में शामिल थे। शुएब कुरैशी, पंडित मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सपुर्द, मिसिज नायडू, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जौहर, नवाब इस्माइल खान, शुएब कुरैशी, हजरत मोहानी, शफी दाऊदी, अब्दुल्ला हारून और राजा आसिफ महमूदाबाद शामिल थे। जो पहला इजलास ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का करवाया गया था उसमें एक ऐसी तजवीज़ गांधी की तरफ से पेश की गई थी जिसको मुसलमानों ने एक्सेप्ट नहीं किया और मुसलमान जो थे उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, जिनमें पंडित मदन मोहन, तेज बहादुर सपुर्द, मोतीलाल नेहरू, मिसिज नायडू, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जौहर, नवाब इस्माइल खान, शुएब कुरैशी और इनके साथ साथ हजरत मोहानी, अब्दुल्ला हारून, शफी दाऊदी और राजा आसिफ महमूद आबाद शामिल थे जिन्होंने पहले इजलास में शिरकत की। इस मसला पर रायमा दी गई कि 2 हिस्सों में बट गई थी। कुछ जमातें जिनका इसरार था कि दस्तूर में मुकम्मल आज़ादी का ऐलान होना चाहिए
और डोमिनियन स्टेटस के हक में फैसला किया गया था। फेडरल गवर्नमेंट होनी चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट नहीं बल्कि डुअल सिस्टम जो था वो गवर्नमेंट का इख्तियार ना सिर्फ मरकज के पास होने चाहिए बल्कि सूबों को भी दिए जाएं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब इस कमेटी का इजलास बुलाया गया तो इस कमेटी में मुसलमानों की तादाद जो थी वो इतनी कम थी कि मुसलमान जो थे वो हिंदुओं के अगेंस्ट हो गए थे और उनको हिंदुओं का रियल फेस नजर आ गया था। बल्कि ये कहा जा सकता है कि मुसलमानों की तादाद जो थी वो ना होने के बराबर थी, जिससे मुसलमानों को इस कमेटी से इख्तलाफ था। क्लास जो स्टूडेंट्स जिनके पास नेट की एक्सेस नहीं है वो अपनी अटेंडेंस जो है व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें। नूर और मुकद्दस कहाँ है, ग्रुप की प्राइवेसी ओपन करो, उन स्टूडेंट्स को मैसेज कन्वे करो जिनके पास नेट की एक्सेस नहीं है वो अपनी अटेंडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें। जस्ट वो बिल्कुल स्टूडेंट्स मैम, मैं आपको रोल नंबर सेंड कर देता हूँ उनके। जिनके पास नेट की एक्सेस नहीं है, वो स्टूडेंट्स नहीं जो कि नेट की एक्सेस जिनके पास है और वो सो रहे हैं, उनका रोल नंबर कते मुझे सेंड नहीं करें, मुझे जस्ट उनके सेंड करें जिनको वाकई में ही मजबूरी है। ठीक है मैम, मैं कर देता हूँ, क्लास के बाद कर दूंगा मैं। मौजन है, अनीक है, उसके साथ साथ जुनेद है, अनीस है, अंस है, शायद आपकी क्लास में एक बच्चा वो, और जी तलहा, मैम। ये सारे के सारे जो हैं इनके पास नेट की एक्सेस होती है। इनके किसी के भी रोल नंबर्स मुझे नहीं आने चाहिए। अनस के पास भी होती है मैम? हाँ जी होती है। अनस तो मैम विलेज में रहता है, मैम घंटी वो के साथ में। मोहसिन का मसला है मैम, वो गया हुआ है लाहौर ना, देखा, लाहौर कह रहा हूँ, वो एबटाबाद गया हुआ है। आई ना सिफारिशें अब सही कैसे बात है भागी भागी। मैम, सिफारिशी नहीं मैम, सही बात है, उसने नहीं बताया मैम, है मैं सबको। मोहसिन का आपको बताने लगा था, मोहसिन का इशू जी, वाकई में चल रहा है, उसके भाई अब्टाबाद में होते हैं, वहाँ पे गया हुआ है। वो और आर्मी के पुलिस कैंप में छोड़ने मैम गया है। सिग्नल जैमर लगे हुए हैं वहाँ पे मैम, फिर सिग्नल नहीं आते इंटरनेट के, वहाँ पे 2G आती है बस, क्योंकि ऑफिसर्स को वो यूज नहीं करने देते व्हाट्सएप वगैरह, इसलिए मैम। बताने नहीं लगा था, पूछा है तो बताया है। नहीं मैम, बताना था, अभी अंश का बता रहा था आपको। वो इसका मोहसिन ने बताया, उसका भाई जो कैंट में होता है तो वहाँ पे गया हुआ है उसके पास, अब्टाबाद में। तो मैम जैमर्स की वजह से वहाँ पे सिग्नल नहीं आ सकते। आपकी तरफ आ रहे हैं ना, मैम मैं तो पेड़ से बैठा। बस फिर चुप करके क्लास लो। जिसने मुसलमानों की इस कमेटी से इख्तलाफ था, कमेटी ने रिपोर्ट जो थी वो तैयार करके अपना काम 3 मंथ में कंप्लीट करना था और सिफारिशात जो थी वो पेश की। सिफारिशात कहते हैं रिकमेंडेशंस को, कि नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन सी रिकमेंडेशंस रखी गई थी। जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का पहला इजलास बुलाया गया दिल्ली में 1928 को, और मुसलमानों के मफादात जो थे उनको यकसर नज़रअंदाज किया गया था। इस इजलास में जो भी बात की गई थी, जितने भी मफादात थे, जो भी फायदे की बात थी, वो सारी की सारी किसके लिए की जा रही थी, वो सारी की सारी हिंदुओं के फायदे के लिए ही बात की जा रही थी। इसमें मुसलमानों के मफादात की बात नहीं की गई थी, जिसकी वजह से मुस्लिम जो हैं वो ज़्यादा इनके अगेंस्ट हुए थे हिंदुओं के। और मैं आपकी क्लासेस में पहले भी बताती गई हूँ कि 1920s के बाद जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जाके हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में सोचना छोड़ दिया था। इससे पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में ही सोचते आए थे। एक इंसिडेंट खिलाफत मूवमेंट, यहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो बच्चन हुए गांधी से, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग से सोचना स्टार्ट कर दिया था मुसलमानों के बारे में। उसके बाद जो इंसिडेंट हुआ था वो ये था कि नेहरू रिपोर्ट आए, जिसकी वजह से मुसलमान और हिंदुओं के आपस में क्लैशेस जो थे वो इंक्रीज हुए। किस वजह से, कि जब ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का इजलास बुलाया गया
हिंदुस्तान में एक दस्तूर, एक आइन साजी के लिए, एक हिंदुस्तानी अवाम का आइन बनाने के लिए, कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने ये कहा था कि साइमन कमीशन को जब कि भेजा गया था, तो हिंदुस्तान की अवाम जो थी वो इस कमीशन से एग्री नहीं हुई थी। तो क्या किया जाए कि अब कोई ऐसा तरीका और ऐसा लाहे अमल अख्तियार किया जाए कि हिंदुस्तानी अवाम जो है वो अपना आइन, अपना दस्तूर जो है वो खुद से तैयार करे और हमें बताए कि हमने इसमें क्या करना है, क्या वो चाहते हैं, और हम उस आइन के मुताबिक वर्कआउट करें। तो इस सिलसिले में एक कमेटी बुलाई गई, एक कमेटी का इजलास बुलाया गया जिसे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इजलास कहते हैं। दिल्ली में ये 1928 में बुलाया गया था। इसमें हिंदुस्तान में जितनी भी पार्टीज थी वो सारी की सारी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और इसमें मुस्लिम लीडर्स भी शामिल थे और हिंदू महासभा जो थे वो ज़्यादा इसमें शामिल थे। जब ये कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई तो इसमें क्या हुआ कि इसमें मुसलमानों के मफादात जो थे उनको नेगलेक्ट किया गया, और मुस्लिम जो थे उनके मफादात की ज़्यादा बात की गई। हिंदू जो थे उनको इससे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, मुसलमानों को नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं के अगेंस्ट हो गए थे। फिर इसमें कुछ रिकमेंडेशंस पेश की गई थी। वो रिकमेंडेशंस क्या थी, उसमें सबसे पहले तो ये क्या कहा गया था कि मुसलमानों ने जो अपने लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी 1919 में, 1906 शिमला डेपुटेशन से लेके 1919 तक के मेंटेगो चैम्सफोर्ड में भी उन्होंने यही बात की थी, उस डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, मुसलमान उसको छोड़ दें, उसको ख़त्म कर दें। फर्स्ट रिकमेंडेशन मुसलमानों के लिए ये रखी गई थी, ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में कहा गया था। ये वो बातें बता रही हूँ जिनकी वजह से मुसलमान जो हैं इनके अगेंस्ट हो गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल के मुसलमानों ने जो जुदा करना इंतखाबात का राइट लिया था, जुदा करना इंतखाबात को हासिल करना चाहते हैं, उसको ख़त्म किया जाए। सेकंड नंबर इज के सूबों में आबादी के तनासुब से नुमाइंदगी को ख़त्म किया जाए, कि पंजाब और बंगाल में मुसलमानों की आबादी जो थी वो ज़्यादा थी और वहाँ पर मुसलमानों की सीट्स जो थी वो ज़्यादा बन रही थी। तो इस पर भी इख्तलाफ किया गया कि सूबों में आबादी के तनासुब के लिहाज से जितनी सीट्स पेश की जा रही हैं, जितनी सीट्स रिप्रेजेंट की जा रही हैं, उन सब की सबको क्या किया जाए, उन सब की सबको ख़त्म किया जाए। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट जो था वो ये था कि मुस्लिम अक़लियती सूबों में उनकी आबादी के तनासुब से सीट्स दी जाएं और अजाफी सीट्स, मतलब कि मुसलमानों की आबादी जितनी भी है जिस सूबे में उसी के मुताबिक उनको सीट्स दी जाएं, कोई अजाफी सीट जो है उनको देने का हक नहीं है। अगर पार्लियामेंट में बात की गई है कि सूबों को 3 सीट्स दी जाएंगी या 4 सीट्स दी जाएंगी, तो उन्होंने ये भी रिजेक्ट कर दिया था कि ये बात गलत है, सूबों में उनको उनकी नुमाइंदगी के मुताबिक सीट्स दी जाएं, बल्कि उनकी अजाफी सीट्स जो हैं उनको ख़त्म किया जाए। नंबर 5, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में हिंदुओं के लिए अजाफी सीट्स को कबूल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा सूबा सरहद था जिसको आजकल हम पाकिस्तान में NWFP कहते हैं, और बलोचिस्तान वहाँ पर मुसलमानों की जो अजाफी सीट्स थी उनको कबूल किया गया था, क्योंकि वहाँ पर हिंदू जो थे उनके लिए सीट्स ज़्यादा निकल रही थी, मुसलमानों के लिए जस्ट सीट्स जो थी वो पंजाब और बंगाल में थी। और हिंदू जो थे उनका ख्याल ये था कि जितने भी पढ़े लिखे मुस्लिम्स हैं वो सारे के सारे पंजाब और बंगाल से ही बिलोंग करते हैं, लिहाजा वहाँ से इनकी रिप्रेजेंटेशन जो है उसको ख़त्म किया जाए या उसको बिल्कुल ही कम किया जाए, इतना कम के वो ना होने के बराबर हो जाए। फिर उसके बाद ये कहा गया कि सुबह सरहद की जितनी भी रिफॉर्म्स पेश की गई थी, जितनी भी उसके बारे में रिकमेंडेशंस की गई थी, उनको कबूल किया जाए और बलूचिस्तान की जो थी उनको रिजेक्ट किया जाए। फिर नंबर 7 पे है कि सिंध को बम्बई से अलग किया जाए, सिंध को खुद कफील हो सके, कि सिंध जो है उसको अलग किया जाए और सिंध जो है वो खुद कफील हो सके। किस तरह से बता सकते हैं कोई मुझे? सारे के सारे सोए हुए हैं ना? मैम जाग रहे हैं, सारे जाग रहे हैं। अच्छा, जब मैं कह रही मैम थी ना सारे सोए हुए हैं, जब मैं ये कह कुछ रही थी लोग घर वालों से ज्यादा भी बैठे हुए हैं ना, वो जाग रहे हैं। तो फौरन ही कह देते हैं कि मैं नहीं, हम जाग रहे हैं।
मैम वो माइक ऑन करने में टाइम लगता है, अदरवाइज कितना आपको पता है टाइम आपका लगता है लेक्चर बेटा, फौरन एक क्लिक करना होता है, एक टच करना होता है आपने बस। मैम मैम वो हम लोग नीचे ग्राउंड होंगे से ना, लगते वो ही सुन रहे नेट होते से ना, ना हमारा यूट्यूब ध्यान पे लग जाता निकाला होता है। होता है ना। माइक को 3-4 बार क्लिक करना पड़ता है। चलिए आप लोग माइक ऑन रखें, देखते हैं अब आप लोग क्या करते हैं। मैम करो गाना गा दिया देखो। कोई बात मैम वो नहीं, कोई करते हैं। यहाँ मेरे इर्द गिर्द ना बहुत लोग हैं, तो वो भी बोलेंगे साथ, आपको आवाज जाएगी, लेक्चर डिस्टर्ब होगा। मैम आप मेरे क्या पास डॉग मस्जिद में बैठे हुए हैं, बैठे अगर हो, वो भौंके फिर। टाउन में बैठे हो? मेरे पास मैम वो 6-7 है। मजदूरों के पास बैठा हूँ मैं ना, जरा काम हो रहा है, तो आपका लेक्चर मिस नहीं करना था। लेबर डे आज नहीं गाड़ी जहाँ होता, पे दूर है। फ्राइडे को हर लेबर को तो क्या छुट्टी मजदूरी होती है। कर रहे थे? नहीं नहीं मैम, वो लेबर डे में तो एहतजाज कहानी नहीं कर बना रहा मुझसे। मैम, वो ऊपर काम कर रहे हैं। मैम वैश भाई के घर में हर फ्राइडे को लेबर डे होता है। फ्राइडे को जो है ना वो लेबर्स काम नहीं करते, वो भी बेचारे, उनको भी कोई मैम कर रहे हैं मैम, सामने आपको वीडियो ऑन कर दूं? आया वो नाश्ता कर रहा है तो। सिंध को बम्बई से अलहदगी पर भी बात की गई थी कि अब मुसलमान एक अरसे से ये मुतालबा कर रहे थे कि सिंध को बम्बई से अलहदा करके जुदा करना सूबा की हैसियत। लंदन जाफरी कौन है? मुर्शिद। कौन से मुर्शद हैं ये? चलो भागो क्लास से बाहर। मैं नहीं बताऊंगा। वो वाला मैम। रिमूव हो गया है। मैम आपने डरा दिया बच्चा। अजीब अजीब नाम लेके आते हैं, ये कोई नाम है भला? मैम घर में ही नहीं नामों से बुलाते होते ना, इस वजह से। आज जुबान खुल गई है मैम। आज सेपरेट बैठे हुए हैं ना, इसलिए जुबानें खुल रही हैं सबकी। अल्लाह मैम ऐसी बात नहीं है, मैं पहले भी बोलती, लेकिन आपने ना लेक्चर में, लास्ट टाइम लेक्चर में कहा था कि आपने मेरी आवाज काफी टाइम बाद सुनी, तो मैंने कहा बोल ही लेते चले। वैसे ही हौसले बुलंद हो गए हैं बच्चों के। असल में मैम वो घर वालों के सामने शरीफ बनना होता है ना, कि मैम के सामने मैं बोलती नहीं, मैं इज्जत बहुत करती हूँ। बिल्कुल मैम बिल्कुल के सारा सामने नहीं, मैं क्लास में इतनी फ्री नहीं होती। यस मैम बिल्कुल, मैम इनको क्या पता। अंदर सारा की बातें बताया। अंदर ही रहने देते होते हैं। वह सुन रहे हो मैम ने क्या कहा है? क्या हुआ? अंदर की बातें अंदर रहने दो। ठीक है भाई। तू चुप करके दिहाड़ी जा रहे है। शर्म करो, रिकॉर्डिंग हो रही है सारी की सारी, इसीलिए 20 मिनट्स पहले रहती हूँ कि सिंध को बम्बई से एंड पे ज्यादा दिया करो। करके एंड पे दिया करूँ। एंड पे आपकी क्लास पूरी हो जाती है, फिर लेक्चर देने का मजा आता है। स्टार्ट में बच्चों का वेट करना आता है ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। या तो फिर आपकी मैंने तो सारी गपशप क्लास पहले आ जाया करे, बाद में आपको टाइम मिल जाया करेगा। बम्बई से अलहदा करके जुदा करना सूबा की हैसियत दी गई थी। नेहरू कमेटी ने इस मसला को भी देखना चाहा। रिपोर्ट में इस बात की वजाहत की गई कि सूबों को असर नौ तकसीम जुबान और वहाँ के बाशिंदों की ख्वाहिशात की बुनियाद पर होना चाहिए। कि मतलब कि अगर सूबों को तकसीम किया जा रहा है तो वहाँ पे रहने वाले जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी ख्वाहिशात और उनकी जुबान के लिहाज से उनको तकसीम उनकी जुबान के लिहाज से उनको तकसीम किया जाना चाहिए। नेहरू कमेटी ने सिंध को एक लिसानी वहदत करार देने के साथ साथ ये भी तस्लीम किया कि सिंध के 74% मुसलमान जो हैं वो सिंध की बम्बई से अलहदगी के हामी हैं। इवन कि उन्होंने खुद से ये बातें भी कहना स्टार्ट कर दी थी कि सिंध में रहने वाले जितने भी मुस्लिम्स हैं वो बम्बई से अलहदगी के लिए आमादा हैं कि सिंध को बम्बई से अलहदा कर दिया जाए। मुकम्मल आज़ादी के बजाय दर्जा नौबादियत के मुतालबा का कहा गया। बलोचिस्तान को मुकम्मल सूबा बना दिया जाए। कि बलोचिस्तान जो है वो पहले कम्प्लीटली एक प्रोविंस नहीं था। ये भी रिकमेंड किया गया था कि उसको एक मुकम्मल जो है वो सूबा बना दिया जाए। लखनऊ पैक्ट के तहत किसी कौम में 3/4 नुमाइंदगान जो थे उनका नुकसानदा करारदाद में, तो उनका भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ठीक है। मुसलमानों की 1/3 नुमाइंदगी होगी। ये भी कहा गया था मुसलमानों को बरतानवी हिंद की तरफ से
कि कुल आबादी का 1/4 से भी कम है, इसलिए इनको 33% नुमाइंदगी दी जाएगी कि मुसलमान जो हैं वो पूरी आबादी का अपने एक सूबे में अगर 1/4 से भी कम है तो फिर भी उनको पूरी नुमाइंदगी दी जाएगी। लेकिन मुसलमानों के नुमाइंदे जो थे, मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे थे शुएब कुरैशी, उन्होंने नेहरू रिपोर्ट में अपने तजावीज़, अपने दलाइल देते हुए ये कहा था कि मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ मुसलमानों को मरकजी असम्बली में 33% 33% के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दी जाए। फिर उसके बाद ये भी कहा गया था कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, कि वफाकी तर्ज हुकूमत होना चाहिए, सूबों को इख्तियारात भी दिए जाए, फेडरल सिस्टम जो है उसको भी चलाया जाए। डोमिनियन स्टेटस के बारे में बात की गई थी यहाँ पर कि खुद मुसलमानों का भी ये मुतालबा था कि सूबों में मुसलमानों को अक्सरियत हासिल है, लिहाजा मरकज़ के इख्तियारात कम से कम होना चाहिए और सूबाई खुद मुख्तारी मुतासिर ना हो, कि मरकज़ जो है फेडरल सिस्टम जो गवर्नमेंट बना रही थी वो नहीं होना चाहिए, अगर हो भी तो वहाँ पर जो है इख्तियारात कम देने चाहिए और सूबों को इख्तियारात ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए ताकि सूबे जो हैं उन इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकें। कायदे-आज़म ने इस कन्वेंशन में नेहरू रिपोर्ट में चंद तरामीम पेश की थी जिनमें मुसलमानों के लिए मरकजी असम्बली में 1/3 नुमाइंदगी दी गई थी। पंजाब और बंगाल की आबादी के तनासब से नशीस्तों का तहफ़्फ़ुज़ के बारे में भी कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने बात कही थी। अब अमेंडमेंट्स जो कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी उसमें ऑल पार्टीज कन्वेंशन में पेश किया गया कि जे कार, ऑल पार्टीज कन्वेंशन में एक लीडर थे जे कार, जे कार जो थे उन्होंने कायदे-आज़म की तरामीम जो उन्होंने अमेंडमेंट की थी उसके बारे में कहा था कि कायदे-आज़म को कांग्रेस के लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है। जिस तरह से आप लोग किसी भी टीचर्स के लाड प्यार से नाजायज फायदा उठाते हो ना, हाँ हाँ पर मैं क्या ऐसे ही करते हो ना कि किसी भी मैम टीचर के, नाजायज फायदा तो नहीं उठाते। हाँ जी नाजायज फायदा जब भी कोई टीचर आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे देते हैं ना फिर आप लोग जो है वैसे करते हो कि भाई टीचर तो हमें मैम दुआ करें हम ना ठीक हो जाए मैम। आप ये आमीन क्या कर सकते कि भाई टीचर ने हमें रिलैक्सेशन दे दी है, अब जो दिल करता है वो करें, अब हमें कौन सा टीचर ने कुछ कहना है, खैर डॉग है कोई नहीं, स्टेल। मैम ऐसे ही। हमसे एक बार गलती हो गई, आप उसको भूल जाइए, आप उसी को याद कर करके ताने दी जा रही हैं। ताने मैं कहाँ नहीं टॉन्ट मैम कर रही हूँ नहीं आपको, करती मैं है मुझे तो हमें उर्दू ऐसी वाली टीचर्स आदत ही की नहीं, तरह। मुझे ऐसी आदत ही नहीं है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को टॉन्ट करूँ। नहीं मैम मिठी मिठी कर रहे हैं ਤੁਸੀਂ हर गल 'ਚ। लो समझाना तो पड़ता ही है ना फिर अपने स्टूडेंट्स को। यस चलिए मैम, मैम प्यार से तो हम समझने वाले नहीं है। मैम ਤੁਹਾਡੀ तो वैसे ही बोलेंगे। अच्छा चलें अब इसको ख़त्म करते हैं, थोड़ा सा ही रह गया कि उन्होंने ये कहा था, सतीज बहादुर थे, उन्होंने भी इसी बारे में ये कहा था कि कायदे आज़म जो हैं वो एक ज़िद्दी बच्चे से उन्होंने तशबीह दी थी कायदे आज़म को। सतीज बहादुर जो थे उन्होंने कायदे आज़म को एक ज़िद्दी बच्चे से तशबीह दी थी, किस तरह से कि वो जो कुछ मांगते हैं उनको दे दें, उनके मामला जो हैं उनको तय कर दें, ठीक है। और जो जे खान थे उन्होंने कायदे आज़म की अमेंडमेंट के बारे में ये कहा था कि कायदे आज़म जो हैं उनको कांग्रेस के लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है और कायदे आज़म ने सोचना शुरू किया कि हिंदुओं को मुसलमानों से कोई सरोकार नहीं है। जब जे कार कांग्रेसी लीडर थे उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में ये कहा तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि हिंदुओं को मुसलमानों से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हिंदुओं ने अपने मुनसफाना रवैया में कनात करार दी और वो कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को सोचना छोड़ दिया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में फिर बात नहीं की। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने जस्ट और जस्ट किसके बारे में सोचना स्टार्ट किया, उन्होंने जस्ट मुसलमानों के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। हिंदू मुस्लिम जब फसादात इंक्रीज होने लगे तो क्या हुआ कि मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी जो थी वो सामने आई। नेहरू रिपोर्ट के बाद जो है मुस्लिम नेशनलिस्ट पार्टी बनी थी और मौलाना शौकत अली जो हैं उन्होंने इस बारे में ये कहा था कि मैं मुझे जवानी में
शिकारी कुत्ते पालने का बहुत शौक था। ये तशबीह दी जा रही है, देखा मैम, इसलिए कहते हैं कुत्ते रखते हैं, अच्छे बंदे रखते हैं। ये तशबीह दी जा रही है हिंदुओं को। ये मौलाना शौकत अली जो हैं ये हिंदुओं के बारे में कह रहे हैं। जब उन्होंने मुसलमान जो थे उनको उनका रियल फेस नजर आना स्टार्ट हुआ और उन्होंने कायदे आजम मोहम्मद अली जनाब के बारे में भी कहा कि ये जो है इनको कांग्रेस के लाड़ प्यार ने खराब किया है। तो इसके सिलसिले में मौलाना शौकत अली जो थे उन्होंने ये कहा था कि मुझे बचपन से ही, जवानी से ही शिकारी कुत्ते जो हैं उनको पालने का बहुत शौक था, मगर मैंने किसी भी शिकारी कुत्ते को खरगोश के साथ ऐसा सलूक करते नहीं देखा जैसा नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के साथ किया गया है। क्या बात कर दी। आई थिंक आपको समझ आ गई होगी कि उन्होंने क्यों कहा और किस वजह से कहा जी मैम। कि मुसलमानों के राइट्स को नेग्लेक्ट किया गया था और उन्होंने उनको किसके साथ, हिंदुओं को तशबीह दी शिकारी कुत्तों के साथ। और ये कहा कि मैंने शिकारी कुत्ते पालने का मुझे शौक था और मैंने पाले भी हैं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई शिकारी कुत्ता नहीं देखा था जो कि खरगोश के साथ इतना बुरा सलूक करे जैसा कि हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ किया था। उनको शिकार किया हुआ था, उनके साथ रहते थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जना जो हैं वो हमेशा से ही हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में बात करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदू जो थे उन्होंने मुसलमानों के बारे में सोचना छोड़ दिया था, मुसलमानों के मफादात के बारे में बात नहीं करते थे। मैम टीपू को ऐड कर ले। टीपू आएगा तो टीपू को ऐड करेंगे, कैमिंग कर ले। मैम वो उसको रिक्वेस्ट भेज रहा है आपको बाद में। आई नहीं है मेरे पास, आएगी एडमिट की ऑप्शन तो मैं करूंगी। सर आगा खान ने कहा था कि कोई सोच नहीं सकता कि इन गाज़बाना सिफारिशात को कबूल करें। इस नेहरू रिपोर्ट के बाद हिंदू मुस्लिम फसादात जो थे वो इंक्रीज हुए और मुसलमानों ने सोचना स्टार्ट किया कि हम अब मुसलमानों के मफादात के बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कायदे आज़म हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बारे में उन्होंने अब से सोचना छोड़ दिया था। दिसंबर में आल पार्टीज कोलकाता में की गई तो नेहरू रिपोर्ट के जुजियात की खबर इंग्लैंड में कायदे आज़म और मौलाना मोहम्मद अली जौहर को मिली और दोनों ने हिंदुस्तान आने का फैसला किया तो मुसलमानों को इकट्ठा किया गया। अब नेहरू रिपोर्ट जो थी उसमें कौन कौन सी अमेंडमेंट्स की गई थी, उसमें 3 अमेंडमेंट्स की गई थी मुसलमानों की तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल जो थी वो तो ये थी कि पंजाब और बंगाल जो है उसमें मुसलमानों को 10 साल की मुतनासबत से नुमाइंदगी हासिल हो कि उन्हें 10 साल तक का टाइम पीरियड दिया जाए। मैम टीपू को ऐड कर ले। भाई टीपू आएगा तो ऐड करूंगी, पहले वो ऐड था उसके बाद पता नहीं वो रिमूव हो गया होगा या उसका नेट का प्रॉब्लम होगा, उसके बाद अभी तक मेरे पास एडमिट का ऑप्शन नहीं आया टीपू का। दूसरी अमेंडमेंट जो की गई थी मुसलमानों की तरफ से वो ये थी कि मरकज की बजाय सूबों को इख्तियारात दिए जाएं। फेडरल की बजाय जो है वो सूबों के पास इख्तियारात होने चाहिए और सूबे जो हैं वो अपना पूरे इलाके का जायजा लेने के बाद उन इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकें। वाहदानी तर्ज हुकूमत नहीं होना चाहिए बल्कि फेडरल होना चाहिए, ये भी अमेंडमेंट की गई थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि कन्वेंशन के तेवर से पता चलता था कि मुसलमानों को इनकी तजावीज़ की कोई अहमियत हासिल नहीं होगी, इसलिए तकरीर करते हुए कायदे आज़म मोहम्मद अली जना जो थे उन्होंने ये कहा था कि नेहरू रिपोर्ट से ने जो भी कहा है मुझे इससे सख्त अफसोस है, ना इससे ना कोई मदद मिली ना ही बार मिली, बाज आवाज़ मिली। कमेटी की रिपोर्ट और ये तस्लीम कमेटी की रिपोर्ट ने ये तस्लीम किया जाए कि हमारी तरक्की के लिए लाजमी है कि हिंदू और मुसलमान जो हैं वो आपस में दोस्ताना ज़ब्त के साथ रहें। अक्सरियत जो है वो जबरन जुल्म की तरफ माइल हो जाती है और अकलियत जो है वो बाअमर और खौफजदा होती है, उनको हकूक को खतरा होगा।
कांग्रेस का एक मेंबर था जो कि नेहरू रिपोर्ट में भी शामिल था, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जेकार। उसने नेहरू और उनकी इनफरादी अहमियत और लीडर को बर्दाश्त ना करने और तमाम मुसलमानों को इकट्ठे होने के लिए कहा था, और कलकत्ता में हिंदू कांग्रेस में ये हिंदू कांग्रेस जो थी उसने ये भड़क मारी थी कि अगर एक नुक्ता की भी तरमीम की गई तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है। 31 दिसंबर मैम टीचर कैसे 1900 मैसेज कर रही है जिनकी नेक्स्ट क्लास है? क्या मैम टीचर मैसेज कर रही है जिनकी नेक्स्ट क्लास है, कह रही है ज्वाइन करें। कर लो, अभी रहते हैं 2 मिनट। 31 दिसंबर 1929 तक इस रिपोर्ट में अमल ना किया गया तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी, जिससे मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान सियासी और समाजी जो है वो रवाबत खत्म हो जाएंगे और इनके क्लैशेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। मुझे स्क्रीन शॉट लेने दो, फिर उसके बाद अल्लाह हाफिज। बाकी हम इसको मंडे को देख के लेक्चर जो है वो अपना मैम कंप्लीट। जी जी, मैम मैम नोट्स को ऐड कर दें। मुझे पता था रोज नोट्स का ही कहेगी। कर दूंगी बेटा। देखे मैडम देखे। मैम लेक्चर के दौरान साथ देखेंगे तो सही समझ आएगी। बेटा मैंने लास्ट इसी वीक में लास्ट लेक्चर्स में यही कहा था कि नेक्स्ट वीक से हम स्लाइड शेयर के थ्रू पढ़ेंगे। अगर आप क्लास में हाँ प्रेजेंट जी, होंगी तो आपको पता होगा। हाँ जी। सही हो गया। चलो भागो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।